नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय छात्र ने पाणिनि के 2500 साल पुराने संस्कृत नियम की जटिलता को सुलझा लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे को विश्व की 10 शीर्ष इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस के संचालन से संबंधित परामर्श पत्र पर सुझाव आमंत्रित किए और भारत कौशल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय छात्र ने पाणिनि के 2500 साल पुराने संस्कृत नियम की जटिलता को सुलझा लिया है। समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि ने एक मेटा रूल सिखाया था। परंपरागत रूप से विद्वानों ने मेटा रूल के अर्थ की इस रूप में व्याख्या की है कि दो नियमों में संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती थी। नए शोध में तर्क दिया गया है कि इस तरह के संघर्षों में पाणिनि चाहते थे कि किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए। ये शोध इतना महत्वपूर्ण है कि ये संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है और इससे कंप्यूटर के जरिए संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकेगा। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि विज्ञान पर स्वर विज्ञान और शब्द संरचना का एक व्यापक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। पाणिनि को एक सूचनाविद के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ को अष्टाध्यायी या अष्टक के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। संस्कृत भाषा के विज्ञान को समझाने के लिए इस ग्रंथ में 4000 सूत्र हैं। ये एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर करता है जो किसी शब्द के आधार और प्रत्यय को व्याकरणिक रूप से सही शब्दों या वाक्यों में बदलने के लिए एल्गोरिदम की तरह कार्य करती है। इसकी तुलना एलन एम ट्यूरिंग की ट्यूरिंग मशीन से की जाती है क्योंकि शब्द बनाने के इसके नियम जटिल हैं। अष्टाध्यायी का बाद में कई सहायक ग्रंथों द्वारा संवर्धन किया गया था। ये सहायक ग्रंथ हैं शिवसूत्र, जिसमें ध्वनियों का विशेष क्रम लिखा गया है। धातु पाठ में मूल शब्दों की सूची दी गई। गण पाठ में संज्ञाओं के अलग अलग समूह दिखाए गए और लिंगानुशासन में लिंग निर्धारण की प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे को विश्व की 10 शीर्ष इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में इन 10 शीर्ष पहलों की घोषणा की गई थी। नमामि गंगे को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बैनर तले चुना गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ये दो उद्देश्य थे: राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को दूर करना और नदी का संरक्षण तथा कायाकल्प करना। इन पहलों को वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स कहा गया है। ये किसी भी देश या क्षेत्र में व्यापक और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रथम उदाहरण है। ये संयुक्त राष्ट्र दशक के 10 पारिस्थितिकी तंत्र बहाली सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। चयनित पहलें अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रचार, सलाह या निधि प्राप्त करने के पात्र हो गई हैं। फ्लैगशिप पहल के चयन के लिए जो मानदंड हैं, उसमें ऐसी पहल भौगोलिक तौर पर स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने योग्य होनी चाहिए। इसके अलावा नामांकित क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली सफल रही हो, इस बहाली का मापन किया जा सकता हो और उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया हो। इस रिस्टोरेशन पहल के पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य और लक्ष्य अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक एक वैश्विक आंदोलन है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन समन्वित कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक का उद्देश्य 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना और उन्हें बहाल करना है। ये 10 सिद्धांत जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को रेखांकित करते हैं, उनमें शामिल है वैश्विक योगदान, व्यापक स्तर पर सहभागिता, कई प्रकार की गतिविधियां, प्रकृति और लोगों को लाभ, क्षरण के कारणों का पता लगाना, ज्ञान का एकीकरण करना, मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, स्थानीय और स्थलीय या समुद्री परिदृश्य संदर्भ, निगरानी और प्रबंधन तथा नीतियों का एकीकरण।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग या उसे स्वीकार करने का प्रत्यक्ष सबूत या प्रमाण आवश्यक नहीं है। उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को पीओसीए यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 के तहत लोक सेवक के अपराध का आनुमानिक यानी इन्फेरेंशियल निष्कर्ष निकालने की अनुमति है। धारा 7 लोक सेवक द्वारा कानूनी पारिश्रमिक के अलावा किसी अन्य प्रकार के पारितोष प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अलावा धारा 13 एक लोक सेवक के आपराधिक कदाचार को परिभाषित करती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया था ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन के अनुरूप बनाया जा सके। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विशेषताओं की बात करें तो इसमें रिश्वत को अनुचित लाभ माना गया है। इसे कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य पारितोष के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके तहत रिश्वत देना अपराध है सिवाय इसके कि जब किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाए, हालांकि इसकी सूचना 7 दिनों के अंदर दे देनी होगी। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा 2 साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। देरी होने पर इसके कारणों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और साथ ही मामले के निपटान में लगने वाला कुल समय 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पुलिस अधिकारी संबंधित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना जांच शुरू नहीं कर सकते हैं। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण शुरू किया। सामरिक बल कमान एसएफसी ने ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संरचना है। ये सभी सामरिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करती है। ये परमाणु कमान प्राधिकरण के दायरे में आती है। परमाणु कमान प्राधिकरण की 2 परिषदें हैं, एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद तथा दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधानों और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी आईजीएमडीपी के तहत किया गया था। आईजीएमडीपी के तहत एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिसाइलों का विकास किया गया है। ये मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि 5 में 3 चरणों वाले ठोस ईंधन युक्त इंजन का उपयोग किया गया है। अग्नि 5 और K4 न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्राइड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिसाइलें भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्व रखती हैं। K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। ये मिसाइलें भारत के विश्वसनीय न्यूनतम निवारक परमाणु सिद्धांत के अनुरूप हैं। ये सिद्धांत नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत के परमाणु सिद्धांत में ये तत्व शामिल हैं। इसके तहत विश्वसनीय न्यूनतम निवारण का निर्माण करना और उसे बनाए रखना, साथ ही परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ नो फर्स्ट यूज और परमाणु हथियार विहीन देशों के खिलाफ नो यूज नीति का पालन करना शामिल है। परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों को राजनीतिक नियंत्रण के अधीन रखना शामिल है। इसके अलावा वैश्विक सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता बनाए रखना है। भारतीय मिसाइलों की बात करें तो भारत ने सामरिक, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित की है। इससे परमाणु हथियार संपन्न 2 विरोधी देशों, उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान से उत्पन्न खतरे का सामना किया जा सकेगा। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस के संचालन से संबंधित परामर्श पत्र पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस की कल्पना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आधारभूत चरण के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य अलग अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुक्त प्रोटोकॉल के जरिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और उपयोग को विस्तार देना है। परामर्श पत्र में यूएचआई के अलग अलग तत्वों और बाजार के नियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नियम उन तत्वों का परिचालन करेंगे। इन नियमों में दिशा निर्देश भी शामिल हैं जो ये नियमबद्ध करेंगे कि तलाश और खोज का कार्य, भुगतान और निपटारे की प्रक्रिया रद्द करने और समय को फिर से तय करने का काम तथा शिकायत निवारण प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके। वर्तमान में भारत में डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र अत्यधिक बिखरा हुआ है।
इससे उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध कराने में बाधा आ रही है। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस एक ओपन इंटरऑपरेबल नेटवर्क के उपयोग से इस बिखरे हुए तंत्र को एकीकृत करेगा। ये नेटवर्क अलग अलग एंड यूजर एप्लीकेशंस और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एप्लीकेशंस को जोड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो ABDM को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है। ये एक कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ये डिजिटल हाईवेज घटकों के माध्यम से हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग अलग हितधारकों के बीच मौजूद अंतर को कम करता है। डिजिटल हाईवेज या घटकों में शामिल हैं आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और आभा मोबाइल ऐप। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के घटकों की बात करें तो इसमें नागरिक और भागीदार शामिल हैं। इसमें सेवा प्रदाताओं के तहत अस्पताल या क्लिनिक, लैब या फार्मेसी और कल्याण केंद्रों को शामिल किया गया है। वहीं संबद्ध निजी संस्थाओं के तहत तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा कंपनियों और हेल्थ टेक कंपनियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के तहत चिकित्सक, आधुनिक चिकित्सा, आयुष या अन्य पेशेवरों को शामिल किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों के तहत एसोसिएशंस, विकास साझेदार या गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं। प्रशासक के तहत कार्यक्रम प्रबंधक और विनियामक शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा नीति निर्माता के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती हैं। अगली खबर है भारत कौशल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट VBOX ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य के सहयोग से जारी की है। ये रिपोर्ट वर्ष 2030 तक भारत की कौशल और प्रतिभा अर्थव्यवस्था के रणनीतिक परिदृश्य की जांच करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के तहत भारत का नियोजन योग्य कार्यबल 46.2% से बढ़कर 50.3% हो गया है। महिला कार्यबल का 52.8% नियोजन योग्य है। ये नियोजन योग्य पुरुषों के प्रतिशत से अधिक है। पुरुष कार्यबल का 47.2% नियोजन योग्य है। हालांकि 33% से कुछ ज्यादा महिलाएं कामकाजी हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ये दर्शाता है कि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष कार्यरत हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्त के क्षेत्र में कौशल की ज्यादा कमी है। अनुकूलन और लचीलापन, समस्या समाधान, तनाव प्रबंधन आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स सभी तरह के रोजगार के लिए अपरिहार्य हो जाएंगे। रिपोर्ट में देश की माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तरीय शिक्षा में आवश्यक व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। कौशल विकास के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 घोषित की गई है। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन 2015 की शुरुआत की गई है। कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्राइव जैसी पहलें शुरू की गई हैं। उच्च नियोजन योग्य क्षमता वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा और हरियाणा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी जल विवाद के समाधान के लिए अधिकरण का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। संसद ने कानून के माध्यम से ये प्रावधान किया है कि जल विवाद या इससे जुड़ी किसी शिकायत के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय की कोई अधिकारिता होगी। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत में जल विवाद से जुड़े मुद्दों के लिए बनाए गए हैं। अन्य अधिकरण हैं गोदावरी जल विवाद अधिकरण और कृष्णा जल विवाद अधिकरण। अगला टॉपिक है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट के सह अध्यक्ष हैं। ये समूह शांति रक्षकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा को प्रदर्शित करता है। संकल्प 2589 के अंतर्गत सदस्य देशों से ये आह्वान किया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा के सभी कृत्यों के अपराधियों को सजा देने के लिए सभी उचित उपाय करें।
अगला टॉपिक है परिसंपत्ति मुद्रीकरण। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करके अब तक 14,268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। संपत्ति मुद्रीकरण को परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण भी कहा जाता है। इसमें किसी परिसंपत्ति के आर्थिक मूल्य में रूपांतरण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके तहत सरकार एक निश्चित समयावधि के लिए अपनी परिसंपत्ति पर नियंत्रण का त्याग कर देती है। हालांकि इसमें परिसंपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहता है। निर्धारित समयावधि के समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति को सरकार को वापस करना होता है। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की 13 क्षेत्रकों की मुख्य परिसंपत्तियों के कुल मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। टर्नकी परियोजना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने टर्नकी कार्यों के लिए एक मानक बोली दस्तावेज जारी किया है। टर्नकी परियोजना एक प्रकार का अनुबंध है। इसके तहत कोई कंपनी एक विनिर्माण या व्यवसाय या सेवा इकाई को पूरी तरह से डिजाइन, निर्मित और सुसज्जित करने के लिए सहमत होती है और इसके बाद रिटर्न प्राप्त करने के लिए संचालन के लिए तैयार होने पर परियोजना को खरीदार को सौंप दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परियोजनाओं को पूर्ण करने के तरीकों में से एक है। ये एनएमडीसी को सार्वजनिक खरीद के 4 सिद्धांतों यानी कि पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने और उनका अनुपालन करने में मदद करेगी। अगला टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर श्रृंखला 3 और मार्च श्रृंखला 4 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किश्तें जारी करेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को वर्ष 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू किया गया था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की ओर से आरबीआई जारी करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मूल्य वर्ग की मूल इकाई 1 ग्राम है। इसमें 2.5% प्रतिवर्ष की निश्चित ब्याज दर पर लाभ दिया जाएगा। ये सांकेतिक मूल्य पर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा। 5वें, 6वें और 7वें साल में योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। साथ ही बॉन्ड की कुल धारण या परिपक्वता अवधि 8 साल की होगी। ये स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करने योग्य है। इनका ऋण आदि के लिए जमानत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूथ को लैब। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया ने संयुक्त रूप से युवा उद्यमियों के लिए यूथ को लैब के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। यूथ को लैब का गठन वर्ष 2017 में यूएनडीपी एशिया और सिटी फाउंडेशन ने मिलकर किया था। ये एक बहुआयामी और बहुस्तरीय मंच है। इसका उद्देश्य युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में युवाओं को सबसे आगे रखना है। ये एशिया प्रशांत का सबसे बड़ा युवा नवाचार आंदोलन है। प्लाज्मा वाटर्स टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा वाटर्स की निरंतर प्रवाह वाली कोल्ड प्लाज्मा तकनीक जल को प्लाज्मा सक्रिय जल में बदल देती है। ये एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीव नाशी और पादप वृद्धि में सहायक रहे हैं। इसका महत्व ये है कि प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर एक प्राकृतिक विकल्प प्रदान करता है जो कीटनाशकों की जगह ले सकता है। ये पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही रोगों का प्रतिरोध कर सकता है और तनाव सहनशीलता का स्तर प्रदान कर सकता है। ये कटाई के बाद फसल के नुकसान को कम कर सकता है। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप खेत से घरों तक खाद्य की बर्बादी कम होगी। यूजीसी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत संकाय यानी फैकल्टी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया है। इसके अंतर्गत वैदिक गणित, भारतीय आर्थिक इतिहास, महाभारत के अध्याय आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली दिशा निर्देश पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन के तहत मालवीय मिशन के रूप में नामित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षा मंत्रालय का प्रभाग है। ये विश्वविद्यालयों सहित भारत और विदेशों में अलग अलग संस्थानों द्वारा किए गए IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम आधारित या फिर संबंधित अंतर विषयक और अंतः विषयक कार्यों को सुगम एवं समन्वित करता है। सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के साधनों पर कन्वेंशन। तमिलनाडु पुलिस ने फ्रांस में आयोजित की जा रही नटराज की प्रतिमा की नीलामी को रोकने के लिए कहा है। साथ ही वर्ष 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत प्रतिमा को वापस देने की पुरजोर मांग की है।
यूनेस्को कन्वेंशन 1970 सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के निषेध और रोकथाम संबंधी उपाय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और सुपुर्दगी इस कन्वेंशन का मुख्य कार्य है। इसे वर्ष 1972 में लागू किया गया था। अब तक भारत सहित 143 देशों ने इस संधि की अभिपुष्टि की है। इस कन्वेंशन को चोरी या अवैध रूप से निर्यात की गई सांस्कृतिक वस्तुओं पर कन्वेंशन द्वारा पूरकता प्रदान की गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।